गाथा है ये उस योद्धा की जिसने कभी नहीं मानी हार। सुल्तान भी देखता था उसकी आंखों में अपनी हार। नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन बान और शान। वो है वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली व अजमेर का सम्राट, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। नमस्कार, मैं भगवान सिंह चौहान। इतिहास के पन्नों से, फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जो शौर्य की मूरत थे, वीरता की पहचान थे, हिंद की शान थे, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। आज भी धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के साहस की गाथा और उनके अमर होने की दास्ता, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज प्रबंध, हमीर महाकाव्य, सुजन चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, तबकात नासिर और ताजुल मासिर सुनाने को तैयार है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को इतिहास में दल पुंगल अर्थात विश्व विजेता और राय पिथौरा मतलब युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राय पिथौरा का जन्म काफी पूजा पाठ के बाद गुजरात राज्य के अनिल पाटन में साकंबरी व अजमेर के भावी राजा सोमेश्वर व रानी कर्पूरी देवी के घर 1166 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1223 ज्येष्ठ मास की द्वादशी को हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के जन्म के लगभग 3 वर्ष पश्चात इनके पिता सोमेश्वर अजमेर के राजा बने। राजघराने में पैदा होने की वजह से शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने खिलौनों से खेलने के दौर में लगभग 5 वर्ष की आयु में ही सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे ध्वनि या आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वहीं एक बार बिना हथियार के ही उन्होंने एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। बचपन में चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनका एक भाई की तरह ख्याल रखते थे। चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिसे चंद बरदाई और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद चंद बरदाई के पुत्र चलहन पूरा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर 1177 ईस्वी में आबू के शासक सलख की सहायता के लिए गए। तब गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से इनका युद्ध हुआ और सोमेश्वर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तब राय पिथौरा की आयु महज 11 वर्ष थी। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान अपनी माता कर्पूरी देवी, जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में 1177 ईस्वी में अजमेर के राज सिंहासन पर बैठे। अजमेर के राज्य संचालन में कदम्बवास राज्य के मुख्यमंत्री थे और भुवनमल राज्य के सेनाध्यक्ष थे। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने राजकार्य अपनी माता के आशीर्वाद से अपने हाथों में ले लिया। राज्यारोहण के समय से ही अल्पवयस्क चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बाह्य व आंतरिक दोनों शत्रुओं से संकट उत्पन्न हो गया। राज्य में आंतरिक शत्रुओं में नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था, अर्थात पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था, जो राजा सोमेश्वर की मृत्यु के समय वयस्क हो चुका था और स्वयं को चौहान राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अतः नागार्जुन ने कुछ असंतुष्ट चौहान सरदारों को अपने साथ मिलाकर पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देते हुए गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्यमंत्री कदम्बवास की देखरेख में विशाल सेना के साथ गुड़गांव पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। नागार्जुन का सेनानायक देवभट्ट ने कुछ समय पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, लेकिन वह अपने सैनिकों सहित मारा गया और नागार्जुन युद्ध भूमि से भाग गया। भंडानक सतलज प्रदेश से आई हुई एक जाति थी, जो गुड़गांव व हिसार के आसपास निवास करने लगी। भंडानक अलवर, भरतपुर व मथुरा के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे।
राय पिथौरा ने 1182 ईस्वी में भंडानकों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करके उनका दमन कर दिया। भंडानकों के दमन के पश्चात सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। क्यों हुआ चंदेल शासक परमादिदेव से युद्ध? भंडानकों पर विजय ने राय पिथौरा के राज्य की सीमा को चंदेल के राज्य की सीमा से मिला दिया। चंदेलों के राज्य में जजाकमुक्ति, महोबा व बुंदेलखंड समाहित थे। पृथ्वीराज चौहान के सैनिक युद्ध करके दिल्ली लौट रहे थे। तब रास्ते में महोबा में उनके जख्मी सिपाहियों की चंदेल शासक परमादिदेव ने हत्या करवा दी। तब अपने सैनिकों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर परमादिदेव चंदेल पर आक्रमण कर दिया, जहां दोनों सेनाओं के मध्य 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ। परमादिदेव की सहायता के लिए जयचंद गढ़वाल ने भी अपनी सेना भेजी थी। तुमुल के युद्ध में परमादिदेव चंदेल के सेना नायक आला और उदल अपने भयंकर पराक्रम व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आला व उदल की वीर गति के बाद चंदेल व गढ़वाल की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ऐसा क्या कारण रहा होगा जहां चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय से युद्ध करना पड़ा? चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय ने अजमेर के राजा सोमेश्वर पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता सोमेश्वर की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए चालुक्यों पर आक्रमण किया और भीमदेव द्वितीय को पराजित किया। वैसे पृथ्वीराज राठौर के अनुसार चालुक्यों पर आक्रमण का एक कारण यह भी माना जाता है कि चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय आबू के शासक सलख की पुत्री इच्छनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी इच्छनी की इच्छा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की थी। भंडानक, चंदेल और चालुक्य व अन्य शक्तिशाली राजाओं को हराने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और वे सम्राट कहलाने लगे। पृथ्वीराज राठौर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की अद्भुत प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वहीं जब कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता ने उनकी बहादुरी, शौर्य व पराक्रम के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। इसलिए राजकुमारी संयोगिता गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। उधर पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की शालीनता व खूबसूरती से प्रभावित हो चुके थे और पृथ्वीराज चौहान भी मन ही मन राजकुमारी संयोगिता को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान व राजकुमारी संयोगिता के प्रेम का पता राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल को चल गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या, द्वेष व वैमनस्य की भावना रखते थे। जयचंद ने अपने इसी वैमनस्य के कारण अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा के साथ करने का निश्चय किया, जिसके लिए राजसूय यज्ञों का आयोजन किया और संयोगिता का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में कई राजा महाराजाओं को बुलाया गया, लेकिन अजमेर व दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया, बल्कि जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। उधर राजकुमारी संयोगिता ने पहले ही गुप्त सूचना पृथ्वीराज चौहान को भिजवा दी थी। स्वयंवर का समय आया तब कई राजा महाराजा अपने सौंदर्य के लिए पहचाने जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए। वहीं स्वयंवर में जब राजकुमारी संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और राजकुमारी की नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हाथ डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के तहत द्वारपाल बनी मूर्ति के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को अपने घोड़े नाट्यरंभा पर बिठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली के लिए निकल गए। लेकिन जयचंद जल्लाद हो गया, गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें पकड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान
का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रही और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को लेकर सकुशल अपनी राजधानी दिल्ली आ गए। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने रानी संयोगिता के साथ विधिवत गंधर्व विवाह किया। नियति के उस दौर में भारत पर एक खतरा मंडरा रहा था। खतरा था भारत पर तुर्कों की नजर। वर्तमान अफगानिस्तान में गजनी और गौर प्रदेश हुआ करता था, जहां का शासक गियासुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। क्यों करना चाहता था मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण? गौर व गजनी प्रदेश के उत्तर पश्चिम में ख्वारिज्म के शाह का अधिकार था और पश्चिम में खुरासन प्रदेश, जिस पर भी ख्वारिज्म के शाह ने अधिकार कर लिया। गौरी ख्वारिज्म के शाह से खौफ खाता था। गौरी भारत पर आक्रमण इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि वह पंजाब से यामिनी वंश को समाप्त करना चाहता था और पंजाब, लाहौर व मुल्तान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था तथा भारत से ढेर सारी धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। गौरी जब भारत पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था, तब भारत में मुल्तान, पंजाब व सिंध में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी, जहां मुल्तान में करमाथी, पंजाब में यामिनी वंश का शासक खुसरो मलिक, सिंध में सिख जाति के लोग और गुजरात में चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, बुंदेलखंड के जजाक भुक्ति में चंदेल शासक परमादिदेव, बंगाल में लक्ष्मण सेन, कन्नौज में गढ़वाल शासक जयचंद तथा दिल्ली व अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। गौरी के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी। भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। इन क्षेत्रों के शासक एक दूसरे के खिलाफ ही संघर्ष कर रहे थे। अतः गौरी ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 1175 ईस्वी में मुल्तान व सिंध पर आक्रमण कर अपने नियंत्रण में कर लिया। इन सफलताओं से प्रोत्साहित होकर 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्यों ने इसे बुरी तरह से पराजित किया और भारत से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन फिर गौरी ने 1186 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया, जिससे भारत में गौरी के अधिकृत क्षेत्रों की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने लगी। चौहान और तुर्क एक प्रकार से निकट के पड़ोसी हो जाने से अब उनमें सीमांत कलह उठना स्वाभाविक था। यदि चौहान अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, तो उन्हें तुर्कों को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भागों से खदेड़ देना आवश्यक था, और यदि गौरी तुर्की सल्तनत का विस्तार करना चाहता था, तो उसे दिल्ली और अजमेर लेना आवश्यक था, क्योंकि इसके लिए बिना भारत के भीतरी भागों में प्रवेश करना कठिन था। इस प्रकार की नवीन राजनीतिक स्थिति ने चौहान तुर्क संघर्ष को जन्म दिया। 1178 ईस्वी से 1190 ईस्वी के मध्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साम्राज्यों की सीमाएं आपस में मिलने से कई बार छोटी बड़ी मुठभेड़ हुई। इन सभी मुठभेड़ों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान गौरी को नजरअंदाज करते रहे। आखिर में मोहम्मद गौरी ने एक बड़े युद्ध की योजना बनाई। उसने अपनी सारी ताकत एक बड़ी सेना बनाने में लगा दी। शुरू होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। गौरी ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद 1191 ईस्वी में सरहिंद पर अधिकार कर लिया। सरहिंद का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के निकट था। अब पहली बार चौहान राज्य को खतरा उत्पन्न हो गया। गौरी को वहां से खदेड़ने हेतु सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सामंत गोविंद राज व सेनापति खांडेराव के साथ सरहिंद की तरफ कूच किया। आखिर में दोनों पक्षों की सेनाएं तराइन के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने आ डटी। अब शुरू होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। राजपूतों के जबरदस्त आक्रमण से तुर्क सेना में खलबली मच गई। उसी समय गौरी और गोविंदराज आमने सामने आ गए। गौरी ने गोविंदराज पर जोर से भाले से वार किया। फिर गोविंदराज ने गौरी पर कटारी से वार किया, जिससे गौरी घायल होकर जमीन पर गिर गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का निर्देशन पाकर गोविंदराज ने घायल गौरी को माफ कर दिया और भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। सरहिंद का दुर्ग रक्षक काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर उसे भी माफ कर दिया। मोहम्मद गौरी के लिए ये एक शर्मनाक पराजय थी। अब गौरी अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। इस तराइन के प्रथम युद्ध में
सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुशल नेतृत्व व मजबूत रणनीति का परिचय दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध। हसन निजामी एक फारसी भाषा का कवि व इतिहासकार लिखता है कि जब गौरी लाहौर पहुंचा, उसने पृथ्वीराज चौहान के पास एक दूत के द्वारा कहलवाया कि वह इस्लाम को स्वीकार कर ले तथा गौरी की अधीनता मान ले, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने जवाब दिया कि उसे अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट रणभूमि में होगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास एक विशाल सेना थी, अतः धूर्त व कपटी मोहम्मद गौरी ने छल से विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और दोबारा दूत के जरिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश भिजवाया कि मैं तो अपने भाई मोहम्मद गियासुद्दीन का सेनापति हूं और युद्ध की अपेक्षा संधि को अच्छा समझता हूं। यूं ही उसका आदेश प्राप्त हो जाएगा, मैं वापस गजनी लौट जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का विश्वास कर लिया और चौहान की सेना आराम की स्थिति में आ गई। वहीं दूसरी तरफ गौरी ने अपनी 40,000 घुड़सवार सेना को 10-10 हजार के 4 दस्तों में विभाजित कर चारों दिशाओं में चौहान की सेना पर प्रातःकाल लगभग 4 बजे, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना विश्राम कर रही थी, तब धूर्त गौरी ने हमला कर दिया। कपटी गौरी के अचानक आक्रमण से राजपूत शिविर में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने और अपने सैनिकों में अनुशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, किंतु स्थिति प्रतिकूल देख पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार हो गए और शत्रु का मुकाबला करने लगे। दिन के तीसरे पहर तक जब चौहान सेना थक कर चूर हो गई, तब गौरी ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। अंतिम भीषण प्रहार को राजपूत सेना झेल नहीं पाई। आखिर में घायल सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौरी अपनी राजधानी गजनी लेकर चला गया। एक ऐतिहासिक युग का समापन। जहां तक पृथ्वीराज चौहान की शहादत का प्रश्न है, इस संबंध में अनेक मत उपलब्ध है। मिनहाज उस सिराज लिखता है कि सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। वहीं हसन निजामी बताता है कि गौरी के अधीन अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक शासन किया। कालांतर में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के खिलाफ विद्रोह किया, किंतु उनकी हत्या करवा दी गई। अब जनमानस व लोक कथाओं में विश्वविख्यात पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता स्वयं पृथ्वीराज चौहान के बचपन के घनिष्ठ मित्र चंद्रबरदाई, जो युद्ध भूमि और उनके जीवन में उनके साथ रहे, उनके अनुसार इस घटना को देखते हैं। गौरी के दरबार में गौरी ने उनको अपनी निगाहें नीचे झुकाने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी निगाहें नीचे नहीं झुकाई तो गौरी ने उनकी आंखों में गर्म लोहे के सरिये डलवा दिए। चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जलन को सौंप कर गौरी के दरबार में पहुंचा और गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्द वेदी बाण चलाने की कला के बारे में गौरी को अवगत करवाया, लेकिन गौरी ने विश्वास नहीं किया और चंद्रबरदाई ने इस शब्द वेदी बाण की विद्या को गजनी की जनता के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। घमंडी व अहंकारी अपने काल से अपरिचित गौरी इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन मंच सजाया गया। हजारों की तादाद में गजनी के लोग शब्द वेदी बाण विद्या को देखने के लिए मैदान में आए। मैदान में चारों तरफ गजनी की जनता सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। वहीं अंधे हुए पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाया गया। उनके हाथ में एक तीर और धनुष सौंप दिया गया। सुल्तान गौरी तख्त पर बैठकर यह तमाशा देख रहा था। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला, 4 वास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र की आवाज व भावना पहचान ली। गजनी का पूरा मैदान सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान अमर रहे, सुल्तान अमर रहे इन नारों से गूंज रहा था। तभी सुल्तान गौरी ने इशारा किया, सारी जनता खामोश हो गई। तभी सुल्तान ने कहा, हुक्म की तामील हो। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की आवाज सुनते ही निशाना गौरी की तरफ साध लिया। गौरी एकदम हक्का बक्का रह गया। कुछ समझता उससे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तीर
तीर सीधे सुल्तान गौरी के गले में दाग दिया। गौरी उसी पल मर गया। मैदान में गजनी के सैनिक उन्हें पकड़ते से पहले चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान ने कटार से एक दूसरे को मार दिया और धर्म की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, वीरता और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने समय के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अद्भुत संघर्ष किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने उद्देश्य के लिए अंत तक लड़ना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गई। पृथ्वीराज चौहान का प्रेम और युद्ध दोनों ही पहलुओं में अद्वितीय योगदान है। संयोगिता के साथ उनका प्रेम और मोहम्मद गौरी के साथ उनके युद्ध ने उनकी बहादुरी और निडरता को सिद्ध किया। आज भी उनकी गाथाएं गीतों और कविताओं के माध्यम से सुनाई जाती है, जो हमें हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाती है। उनकी वीरता और प्रेम कथा हमेशा के लिए भारतीय जनमानस में जीवित रहेगी। अंततः पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनका साहस और बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे योद्धा की पहचान उसकी अंतिम लड़ाई से होती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पृथ्वीराज चौहान की गाथा न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह हमें आज भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। झुका नहीं तुर्कों के षड्यंत्र से, जीवन को ठुकरा डाला धर्म व मातृभूमि की रक्षा के लिए। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली टोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हकार भरी। धरती के वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संक्षिप्त जीवन गाथा को देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।